हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे 7 सितंबर के इतिहास पे। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी हमारी क्लासें हुई इस इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में, उन सारी क्लासों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। वहां से जाकर के आप सहजता पूर्वक पहले उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो यार आज जो हम बात करेंगे वो 7 सितंबर के इतिहास पे बात करेंगे, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जो भी हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई, उन्हीं सारी घटनाओं पर आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो क्लास को पूरे कंसंट्रेशन के साथ या एकाग्रता के साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं हम 7 सितंबर के इतिहास को। क्या करते हैं? 7 सितंबर का इतिहास, 7 सितंबर की बात करते हैं। 7 सितंबर वर्ष 1822 की बात करते हैं। 7 सितंबर 1822 ये जो तारीख है ये यार इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में क्या होती है, दर्ज होती है। इस दिन क्या होता है कि पुर्तगाल जो था वो ब्राजील से स्वतंत्र हुआ था, या ये बोल सकते हैं कि जो ब्राजील था वो पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर को। कौन हुआ था? ब्राजील पुर्तगाल से। क्या होता है? ब्राजील पुर्तगाल से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है, ठीक है। और यह जो ब्राजील है ये मतलब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। ये यार हम लोगों ने अध्ययन कर लिया होगा। फिलहाल में यूपीएससी या पीसीएस के लेवल के जो भी स्टूडेंट हैं वो यार अध्ययन कर रहे हैं, तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को तो यार वो जानते ही हैं। ठीक है, तो फिलहाल में बताने की आवश्यकता नहीं है। ब्राजील जो है हमारा ये 5वां सबसे बड़ा देश है। और अगर इसी में बात करें तो ये जो ब्राजील है यार, इसी से मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि पुर्तगाली साम्राज्य से सटा हुआ शहर हमारा रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील की राजधानी हमारे क्या होता है, बनता है। कब बनता है? तो ये बनता है 7 सितंबर 1822 में। कब बनता है? 1822 में। ब्राजील की राजधानी, ब्राजील की राजधानी के रूप में रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो क्या होती है, राजधानी बनती है। कब बनती है? 1808 में। और ये जो रियो डी जेनेरो है ये पुर्तगाली साम्राज्य से, कब? पुर्तगाली साम्राज्य से सटा हुआ शहर है हमारा, सटा हुआ शहर है हमारा कौन? रियो डी जेनेरो, जो कि हमारी ब्राजील की राजधानी बनता है 1808 में। और पुर्तगाल में इस रियो डी जेनेरो का जो मतलब होता है उसको हम जनवरी के शहर के नाम से भी जानते हैं। तो ये पुर्तगाली भाषा में इसका ये तात्पर्य होता है। ठीक है, और फिलहाल में
1808 में राजधानी बनता है और 1960 तक ये हमारी पुर्तगाली साम्राज्य की क्या थी, राजधानी के रूप में। रियो डी जेनेरो जो है हमारा, ये 1960 तक इसकी राजधानी बनती है। एंड इसी के पश्चात जब 1960 के पश्चात में ब्राजीलिया इसकी राजधानी के रूप में उभर करके आती है। क्या आती है? 1960 तक ये रियो डी जेनेरो राजधानी थी एंड 1960 के बाद में 1960 के पश्चात क्या होता है कि हमारी ब्राजीलिया, ये हमारी राजधानी इसकी बनती है। ठीक है, तो ये हमारी, इसको भी हमको क्या करना है, इस घटना को हमको क्या करना है, याद करके रखना है, जो कि इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के रूप में क्या होती है, दर्ज होती है। तो इस कारणवश यार ये सारी चीजें हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसी 7 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज भी दर्ज होकर के रह गई। देखते हैं 7 सितंबर 1906 की बात करते हैं। 7 सितंबर 1906 की जो तारीख है, ये भी अपने आप में इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई और अपनी अलग पहचान के साथ दर्ज होती है। ठीक है, इस दिन क्या होती है कि बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। तो कब होती है? 7 सितंबर 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, किसके? बैंक ऑफ इंडिया की क्या होती है, स्थापना होती है। और इस बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। जब इस बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी तो महज 50 लाख रुपयों के साथ में इसकी शुरुआत की गई थी और 50 कर्मचारियों के साथ में, यानी 50 वर्करों के साथ में इस बैंक की स्थापना हमारे की गई थी। और स्थापना की किसने थी? तो मुंबई के हमारे कुछ क्या है, व्यापारी समूहों के द्वारा। मुंबई के एक व्यापारियों के समूहों के द्वारा क्या की गई थी, इस बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हमारे की गई थी। एंड जुलाई 1969 में, जुलाई 1969 में इसको मतलब 13 बैंकों के साथ में, 13 अन्य बैंकों के साथ में इसको जोड़ा गया। और व्यवसायिक दृष्टि से ये जो हमारे बैंक हैं, ये यार व्यवसायिक दृष्टि से एक तरीके से बोले तो राष्ट्रीयकृत बैंकों के रूप में क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी 7 सितंबर 1906 की तारीख है, ये इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के रूप में दर्ज होती है। और अगर बता दें, ये भी बताना चाहूंगा मैं कि ये जो बैंक ऑफ इंडिया है, ये यार आज अगर वर्तमान में बात करें तो इंडिया में 5000 से भी ज्यादा शाखाएं आज बैंक ऑफ इंडिया की क्या हो चुकी हैं, स्थापित हो चुकी हैं। तो इस कारणवश भी ये घटना हमारी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस कारणवश इसको इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज किया गया है। इसी में बात करते हैं 7 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि इतिहास के पन्नों में आज भी बाकायदा अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होती है और बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, देखते हैं इसी में जो मैं बात करूंगा 7 सितंबर
1977 की बात करते हैं। ये तारीख भी अपने आप में यार इतनी मतलब विचित्र थी कि इतिहास के पन्नों में इसको दर्ज कर दिया गया, बर्दाश्त ना हुआ तो इस कारणवश इसको क्या कर दिया गया, दर्ज करवा दिया गया इतिहास के पन्नों में। क्या होता है कि 7 सितंबर 1977 में अमेरिका और पनामा के मध्य में, अमेरिका और पनामा के मध्य में एक हमारे संधि होती है। क्या होती है? संधि होती है, जिसको हम लोग पनामा संधि के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पनामा संधि या पनामा समझौता के नाम से भी जानते हैं। ये समझौता किसके मध्य में हुआ था? तो मेरे शेरों, ये जो समझौता हुआ था ये अमेरिका और पनामा के मध्य में हुआ था। इस समझौते में क्या बात कही गई थी कि ये पनामा जो समझौता है ये एक प्रकार से नहर थी हमारी। क्या है? नहर थी, जो कि मानव निर्मित नहर है। मानव निर्मित नहर भी है और मानव निर्मित जल मार्ग के रूप में भी इसको हम जानते हैं। इस पनामा समझौते में यार जब ये संधि होती है तो अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा के जो हमारे शासक थे उनका नाम था ओमार, उन लोगों ने हस्ताक्षर करके इस संधि को क्या किया था, ये समझौता किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति, उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति 1977 के कौन थे? जिमी कार्टर। कौन थे? जिमी कार्टर। और 1907 के जो हमारे पनामा के शासक थे, पनामा के जो शासक थे उनका नाम था ओमार। क्या नाम था? ओमार। तो इस दिन जब संधि होती है तो इन लोगों ने हस्ताक्षर करके इस संधि को क्या किया, या स्थापित किया, या ये समझौता किया। और वर्तमान में ये जो हमारी पनामा नहर है ये पनामा देश के अंतर्गत आता है। और ये जो पनामा नहर है ये यार मानव निर्मित जल मार्ग है, जिससे हजारों जहाज आज क्या होते हैं, पानी वाले हजारों जहाज व्यापार के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय लेवल की ये नहर है। तो जिस कारणवश आज वर्तमान में हजारों जो भी जहाज हैं वो व्यापार करने के उद्देश्य से एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश और तीसरे देश से अन्य देशों की यात्रा करते हैं। ठीक है, इस नहर के समझौता होने के कारण व्यापार का जो भी हमारे महत्व था तो इस पनामा नहर के वजह से क्या हो जाता है, काफी यार आसान रास्ता भी हो जाता है, जिससे व्यापार करना व्यापारियों के लिए बहुत ही सहजता पूर्वक या सरल रूप से व्यापार होने लगता है। और इसी में बता दें ये जो पनामा जलमार्ग है ये प्रशांत महासागर को कैरेबियाई सागर से होते हुए अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को कैरेबियाई सागर से होते हुए अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है। अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। और ये जो पनामा नहर है यार, जब ये हमारा समझौता होता है सारे लोग जो भी ये है हमारे हस्ताक्षर वगैरह कर देते हैं। तो इससे पहले पुराना समझौता हुआ था 1904 में,
उस पुराने समझौते को इस समझौते के पश्चात क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। उस समझौते में अमेरिका को छूट दी गई थी कि आप पनामा देश के आसपास या जो भी हमारी पनामा नहर है आप उसका निर्माण कर सकते हैं, या पनामा के आसपास आप किसी भी चीज का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो अमेरिका को ये जो छूट दी गई थी इसको 1904 में रद्द कर दिया गया। 1904 में वो समझौता हुआ था, तो 1977 में जब ये समझौता हुआ तो 1904 वाले समझौते को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी 7 सितंबर की तारीख है ये अपने आप में एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। और इसी में बात करें तो ये जो हमारी पनामा नहर है इसकी लंबाई है 82 किलोमीटर। कितनी है? 82 किलोमीटर। देखते हैं यहीं पे पनामा नहर की जो लंबाई है, क्या है लंबाई, वो 82 किलोमीटर की है। और ये 82 किलोमीटर की ये जो नहर है ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे व्यापार के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण नहर हमारी पनामा नहर है। और ये यार शुरुआत में जब ये नहर बनी थी तो लगभग या करीब करीब 1000 जहाज इससे होकर के गुजरते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से एक देश से दूसरे देश की यात्रा पे। लेकिन आज अगर वर्तमान में अगर 2021 के आंकड़ों की बात करूं मैं तो आज करीब करीब 12,500 से भी ज्यादा जहाज इस रास्ते से या इस नहर के द्वारा व्यापार करते हैं एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत। ठीक है, तो ये फैक्ट जो भी है हमारे इस 7 सितंबर 1977 से रिलेटेड, इन सारे चीजों को हमको क्या करना है, याद रखना है। और इसी में बात करें तो ये जो हमारी पनामा नहर है इसका निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था, पनामा नहर का निर्माण जो शुरू हुआ था वो 1904 में हुआ था। और कंप्लीट कब होता है? पूर्णतः जो निर्माण होता है वो 1914 में जाकर के कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। शुरुआत में लगभग 1000 जहाज क्या होते हैं, इसके द्वारा व्यापार करते हैं। लेकिन 2021 के आंकड़ों की बात करूं तो 12,500 के करीब जहाज आज इस पनामा नहर के रास्ते क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। और ये जो नहर है ये अंतरराष्ट्रीय लेवल की हमारी नहर है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों के साथ में ये 7 सितंबर 1977 की जो तारीख है इतिहास के पन्नों में बाकायदा अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होती है। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि 7 सितंबर से रिलेटेड थी। ठीक है, क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन पे या किसी नई तारीख पे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।